क्या हाल है साथियों। मैं विकास और आप लोग के अपने ट्रस्टेड चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नाविक, काफ़ी इंडिया का जीपीएस आप समझ लो आसान भाषा में। जॉर्जिया मेलोनी इटली की नई जो है पहली महिला जो है हेड ऑफ स्टेट बनी है। चीता मित्र, ठीक, ये कौन लोग हैं, क्यों रखे जा रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सुरजापुरी और बज्जिका डायलेक्ट बिहार की हैं ये, ठीक। शुरुआत में मैं ऐसे बताते रहूँ ताकि समरी आपको पता चल जाए, और फिर अगर विस्तार से देखना चाहते हैं, जो कि आपको देखना भी चाहिए, वो काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं वीडियो, तो वो भी हो जाए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पूरी चीज़ें एक एक चीज़ में इससे संबंधित मैं बताऊंगा। जल दूत ऐप क्या चीज़ है, ठीक, वाटर से संबंधित है, लेकिन किस तरीके से इसका उपयोग होगा उसको जानेंगे। एवी अव गैस 100 LL, ठीक, ये फ्लाइंग जो डिफेंस फोर्सेस में फिर फ्लाइंग के लिए जो पेट्रोल यूज़ होता है, तो काफ़ी अच्छी गुणवत्ता वाला होता है, तो उसके बारे में है ये। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सटेंड और कर दी गई है 6 महीने के लिए, ठीक है। नई आनी थी 30 सितंबर तक, पहले भी एक्सटेंड मतलब थी, और फिर 6 महीने बढ़ा दी गई है। फंड्स, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप 2016 में चालू हुआ था, मतलब कई सारे फंड्स का भी एक फंड, ठीक है, किसको, आपका स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। 1 वीक 1 लैब कैंपेन, हर चीज़ वन, वन नेशन वन पेंशन, वन जो है आपका वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, सब कुछ वन वन हो रहा है, होमोजेनाइजेशन। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग का जो है ये पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ ही साथ यूपी पीसीएस मेंस चल रहा है 2022 वाला, ठीक, इसका मैंने ऑलरेडी हिंदी के पेपर की एनालिसिस और एसए के पेपर की एनालिसिस दे दी है, तो उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस मेंस पेपर एनालिसिस करके आपको मिल जाएगा, इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक। 2023 के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी यूपी पीसीएस के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग आपको पूरा पर्सनलाइज तरीके से आपकी तैयारी कराते हैं, प्रीलिम कम मेंस दोनों, ठीक। इसका जो है नया पेड ग्रुप मैं चालू करने वाला हूँ 2023 वाला, उसकी डेट जल्द ही आप लोग को बता दी जाएगी। चलिए विस्तार से देख लेते हैं सारे टॉपिक्स। नाविक, देखिए नाविक जो है ये इसका फुल फॉर्म आप हो सकता है स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में पूछ ले, तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक। ये एक्चुअली है क्या, ये है आपका IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है। और ये आपका क्या है कि भारत के पूरे, अगर आप उसमें देखोगे, ठीक है, भारत की जो रफ डायग्राम है, ठीक, इसके और दूर 1500 किलोमीटर तक, ठीक है, 1500 किलोमीटर तक चारों तरफ, तो ये हम और ज़्यादा नेविगेशन के लिए हमारा खुद का जीपीएस, जीपीएस क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूएसए का है, ठीक। उसी तरीके से ग्लोनास है आपका किसका, रशिया का। बायडू है किसका, चाइना का, ठीक। गैलीलियो है किसका, यूरोपियन यूनियन का, ठीक। तो इन सबके जो है अपने अपने हैं, वैसे हमारा भी अपना है नाविक। क्या होता है कई बार कि मान लीजिए कुछ अभी जैसे हमारे यूएसए से अच्छे रिश्ते हैं, तो बढ़िया बात है, हम जीपीएस का उपयोग कर रहे हैं, वो सही डेटा दे रहे हैं। लेकिन कई बार एक बार देखा गया है कि ईरान या किसी के साथ में उनकी वॉर जब चल रही थी, इराक के साथ में, तो वो लोग भी जीपीएस यूज़ कर रहे थे। अब जीपीएस भाई साहब अमेरिका का है, वो उनको दिखा रहा है कि नॉर्थ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं साउथ, ठीक। तो फील्डिंग लगा के यूएसए उनको मार रहा था बहुत आराम से। तो जीपीएस, इससे बढ़िया ये है ना कि हम आत्मनिर्भर बने नेविगेशन में भी अपना, और जैसा कि मोदी जी कह भी रहे हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है डोमेस्टिक नेविगेशन के लिए। अभी ये 1500 किलोमीटर और एक्सटेंड करता है भारत की सीमाओं से, आगे जाके इसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात करी जा रही है। न्यूज़ में ये इसलिए है चूंकि क्या है कि मोबाइल में आप मैपिंग यूज़ करते हो, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट टूल हार्डवेयर में लगाया जाता है, हार्डवेयर यूज़ होता है। तो अब मोदी जी कह रहे हैं क्योंकि 2018 से हम इसको यूज़ कर रहे हैं नाविक को, लेकिन बहुत ही मिनिमल अभी तक जो है इसका यूज़ हुआ है, तो इसको इंक्रीज़ करने की बात करी जा रही है कि इंक्रीज़ करो भैया इसको यूजेस। तो जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, शाओमी है, आपका एप्पल है और सैमसंग है, तो उससे कहा जा रहा है कि भैया लगाओ इसका उपयोग इंडिया में, जो है फ़ोन जो आप बेच रहे हो उसमें नाविक यूज़ होना चाहिए, ठीक। भले ही वो ऑप्शन दे दो जीपीएस यूज़ करो नाविक, लेकिन नाविक का भी ऑप्शन आना चाहिए, नाविक करें। तो भैया मोबाइल वाले कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हार्डवेयर में पैसा वैसा बढ़ जाएगा, ये सब है। लेकिन मेन चीज़ आपको क्या सीखनी है यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि नाविक है क्या चीज़, इसका फुल फॉर्म
और कौन कौन सी कंट्रीज, क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं बता रहा हूँ। यूरोपियन यूनियन, जापान, रशिया, इनके कौन कौन से हैं ऑलरेडी इनके क्षेत्रीय नेविगेशन वाले जो ये सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है। 1500 किलोमीटर है, उससे बढ़ेगा। इटली की नई जो है मतलब नई पहली वीमेन प्रीमियर बनी है जॉर्जिया मेलोनी। पूछेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली जो कि काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है, G7 में भी आती है और उसमें पहली बार फार राइट एक राजनीतिक उसमें जो है एक आपका समझ लीजिए कि विचारधारा होती है, सब फार राइट और फार लेफ्ट। अगर ये लेफ्ट समझें ऐसे और ये राइट समझे, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो आपका अलग हो जाए। खैर ये समझ लीजिए कि ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो फार राइट क्या होता है कि वो जैसे कि हिटलर थे, फासिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, फासिज्म, उसमें क्या होता है कि मीडिया पे टोटल कंट्रोल, एक ही आदमी को मतलब एक्स्ट्रा नेशनलिज्म, ठीक है ना, बहुत तगड़ा राष्ट्रवाद, खाली वही सुपीरियर है, ठीक। कोई भी उनके खिलाफ जो है जाएगा तो पर्ज मतलब ख़त्म कर दो। वहीं जो है दूसरी तरफ आपका लेफ्ट देखा जाए तो होता है कम्युनिज्म, ठीक है ना, आपका साम्यवादी। तो साम्यवाद में क्या होता है, सब कुछ स्टेट के अंदर होता है, वही बताएगा कैसे क्या होना है क्या नहीं होना है, सारी चीज़ें। दोनों ही खतरनाक है, ठीक है ना, दोनों ही खतरनाक है। थोड़ा बीच में रहें, मॉडरेशन में रहें तो सही रहता है। फिलहाल यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इटली में पहली बार जो है फार राइट, ठीक है ना, नियो फासिज्म रूट्स जिसके हैं, जिस कंट्री जिस पॉलिटिकल पार्टी के, उससे उसकी जो हेड है जॉर्जिया मेलोनी, वो जीती हैं और ये इटली की पहली वीमेन प्रीमियर बनने वाली हैं, ठीक। इनका जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है वो है ब्रदर्स ऑफ इटली, ठीक। 45 साल की है जॉर्जिया मेलोनी। पक्का क्वेश्चन आएगा, याद रखना। यूपीपीसीएस में इस बार भी उन्होंने पूछा था, तंजानिया में बताइए पहली वीमेन कौन बनी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा, ठीक। अगला टॉपिक है चीता मित्र, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये पहले डकैत थे, लेकिन फिर अब छोड़ के अभी चीता मित्र जो है बन गए। चीता अभी री इंट्रोडक्शन हुआ, हम लोगों ने इसको कवर भी किया था। मेन चीज़ यहाँ पे समझने की ये है कि चीता नए हैं, चीता के लिए जो है जहाँ पे उनको रीइंट्रोड्यूस किया गया क्यूनो पालपुर नेशनल पार्क में, तो वो जगह चीताओं के लिए भी नए हैं और जो लोग वहाँ विलेजेस में रह रहे हैं फॉरेस्ट में, उनके लिए भी चीता नया है। तो चीता मित्र कई सारे बनाए गए हैं जो लोगों को जागरूक भी करेंगे, लोगों को बताएंगे भी कैसे जो है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, स्पेशली चीता से संबंधित है यहाँ पर। तो उसको जो है देखने के लिए एक समन्वय बनाने के लिए जो है चीता मित्र का रोल रहेगा, ठीक। तो ये है मध्य प्रदेश में है क्यूनो पालपुर। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने ही पूछा था कि बताइए किस नेशनल पार्क में जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, चीता मित्र के बारे में पूछा भी जा सकता है। और देखिए हंटिंग पोचर्स, इनसे जो है रोकना है चीता मित्र को। यहाँ पे इनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि किसी को अगर चीता की तरफ कोई बढ़ रहा है तो उसको पहले मुझसे निपटना पड़ेगा, इन्होंने बोला भी था। तो काफ़ी ये जो है हाईलाइट हो गया। हालांकि चीता मित्र कई सारे हैं, ठीक, 400 चीता मित्र हैं 51 विलेजेस में। और हंटर्स को रोकना जरूरी है क्योंकि हंटिंग की वजह से ही ऐसा कहा गया है कि 1952 में चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। अफ्रीकन तो था ये अफ्रीकन चीता है, ये ध्यान रखना। अगला टॉपिक है सुरजापुरी और बजीका डायलेक्ट। चीफ मिनिस्टर बिहार के जो है, अच्छा जब इलेक्शन पास आने लगता है ना तो ये सब चीज़ों पे जो है जोर जाने लगता है। देखो कई लोग कहते हैं कि सर आर्ट एंड कल्चर बड़ा बोरिंग है, ये है वो है, लेकिन इसका बहुत बड़ा जो एक सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है वो ये है पीपल कनेक्ट। पीपल कनेक्ट, आप कहीं पे भी जाओगे, आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, कहीं जाओगे, पीपल अगर उनको ये लगेगा कि ये हमारे कल्चर का, हमारे कल्चर को जानता है, तभी आप उनसे कनेक्शन बना पाओगे। अन्यथा क्या है कि बहुत दिक्कतें आएंगी, कम्युनिकेशन गैप रहेगा और आपके डिसीजंस अच्छे होने के बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। अब इसको ये समझो यहाँ पर कि इलेक्शन जब आ रहा है तो लोग, जो सारे नेता बड़े तेज है भैया, वो सब क्या है, ये सब कल्चर का उपयोग करते हैं, ठीक। कि लैंग्वेज क्या होता है, कल्चर का कैरियर होता है। आप अपनी लैंग्वेज लेकर जाते हो एक जगह से दूसरे जगह, तो वो कल्चर पूरा लेके चल जाते हो। आप जैसे बात करते हो तो वो पूरा कल्चर का कैरियर होता है। तो देखो यहाँ पे अब जैसे जैसे आ रहा है इलेक्शन पास, तब इनको सुरजापुरी, बजीका डायलेक्ट बोलियाँ जो है वो याद आ रही हैं, ठीक। बिहार की हैं, ध्यान रखना,
ठीक, तो ये जो सुरजापुरी है, एक सुरजापुरी अब तो खैर कोई जगह नहीं है, सुरजापुरी परगना पहले होता था, अब नहीं है, लेकिन पूर्णिया और किशनपुर के बीच में सुरजापुर एक टोल प्लाजा है अभी भी। और ये मिक्स है, बांग्ला, उर्दू और हिंदी का मिक्स है ये बोली। ठीक, ज़्यादातर ये किशनगंज में बोली जाती है, बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है ये। ठीक है, और वहाँ पे कटिहार, पूर्णिया, अररिया ये इन सब जगहों पर। ठीक, वहीं बजीका जो है ये हिंदी और मैथिली का मिश्रण है। ठीक, और सुरजापुरी क्या था आपका, हिंदी और उर्दू और बांग्ला। ठीक, बजीका हिंदी और मैथिली। ठीक, भोजपुरी मैथिली के जितना तो नहीं है, नोन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोहर और समस्तीपुर में। ठीक, याद रखिएगा, सुरजापुरी और बजीका बिहार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 2 से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो हैं आपके हमारे के वेणुगोपाल जी, और इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है 30 सितंबर को। ऑलरेडी जो है तीसरा एक्सटेंशन है के वेणुगोपाल जी का, और इनकी उम्र है 91 ईयर्स। भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज आदमी हैं ये। ठीक, अब आगे जो है किसी को बनाना है तो सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी का नाम आया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनूंगा। ठीक, चलिए, ये तो करंट अफेयर हुआ, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अटॉर्नी जनरल को एक स्पेशल फुटिंग पे रखता है। कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ये देखिए, पहला, भारत का पहले लॉ ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले लॉ ऑफिसर बोले जाते हैं। लॉ ऑफिसर बहुत सारे हैं, पहला कौन है, अटॉर्नी जनरल। ठीक, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बनते हैं, 176। वहीं एक और होता है एडवोकेट जनरल, ये राज्यों में होते हैं, भारतीय राज्यों, यूपी में होगा, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है, 165 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है, ये इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर सुनवाई ऑडियंस की तरह रह सकते हैं, ये इनको अधिकार है। दो फैक्ट हमने यहाँ पढ़े। आर्टिकल नंबर 76 सब क्लॉज 2 में कहता है कि अटॉर्नी जनरल की ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, दायित्व है कि वो एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स में। ठीक, और अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेंगे लीगल कैरेक्टर का, जब भी प्रेसिडेंट उनको कुछ काम बताता है। प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ये हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ा है बताइए, ठीक, कमेंट करके। तो यहाँ पे एजी जो है इनका ये होता है कि अपना फंक्शन डिस्चार्ज करेंगे, जो कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया या फिर किसी लॉ ने बोला है। ठीक, आर्टिकल नंबर 88 भी इनसे संबंधित है। ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी हाउस में, या लोकसभा में, राज्यसभा में, चाहे दोनों की ज्वाइंट सिटिंग हो, ठीक, वहां जाकर बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन पार्लियामेंट्री जो कमिटीज होती हैं, समितियां होती हैं संसदीय वाली, उसमें भी ये शिरकत, उसके भी मेंबर हो सकते हैं अगर उनका नाम आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, शैल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट, किसी भी रेजोल्यूशन पर वोट, प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कर सकते। बिकॉज चाहे अटॉर्नी जनरल कुछ भी, बैठने उठने का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, लेकिन वो मेंबर तो नहीं है ना। वोटिंग कौन करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इधर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, तो ये बिल्कुल बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद भैया कौन इनको अपॉइंटमेंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 76 सब क्लॉज ए के अंतर्गत ये बताया गया है। और कौन हो सकता है अटॉर्नी जनरल, तो अगर कोई जज बनने लायक है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो क्वालिफाइड है बनने के लिए अटॉर्नी जनरल। ठीक, एक कंडीशन यहां पर दी गई है। दूसरा है कि कब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, मान लीजिए कैसे इनको रिमूव कैसे किया सकता है, तो ये प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति जब चाहें तब इनको हटा सकते हैं। बात यह है क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या है, क्या इतना पारिश्रमिक क्या मिलता है भैया, सैलरी वैलरी कमाई किस कैसे क्या होती है, तो जो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं उस हिसाब से है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इसके बारे में या फिर किसी लॉ में नहीं दिया गया। प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है, कौन सा मिनिस्टर, कौन सा आर्टिकल है, आप बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है जल दूत ऐप। जो कुएं हैं, हर जगहों पर जो है कुएं हैं, उसमें वाटर लेवल क्या है
उसको अपडेट किया जाएगा। जल दूत वह एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर अपडेट कर दिया जाएगा और इसका उपयोग एक डेटा भैया हर जगह से हो गया जो है मिल गया, तो उसका उपयोग रिसर्च के लिए भी किया जा सकता है। उसके उपयोग जो है मनरेगा की प्लानिंग के लिए बहुत सारी जगह उपयोग होगा। हर जगह से मान लीजिए डेटा आ गया, वाटर लेवल का क्या है, पहले क्या था, अभी कम है, तो हमें और इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, छोटी भले ही दिख रही हो, मोबाइल ऐप जोर दिख रही हो, लेकिन बहुत इसके फायदे होने वाले हैं। जलदूत ऐप, ठीक। अच्छा, इसमें डेटा कोई भी अपलोड नहीं कर सकता। इट्स नॉट फेसबुक, इट्स नॉट इंस्टाग्राम, ठीक। इसमें कौन करेगा? ग्राम रोजगार सहायक ही जो है यहाँ पर ट्वाइस ईयर, दो बार साल में, एक तो मानसून से पहले, एक मानसून के बाद जाकर वो अपना डेटा अपडेट करेंगे कि भैया वाटर लेवल क्या चल रहा है उनकी जगह, कुओं में या फिर जो है बाकी जगहों पे जहाँ पे वाटर है, ठीक। मेन काम इसका यही है, वाटर कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की बात इसमें करी जा रही है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में डेटा उपयोग आएगा, मनरेगा में, प्लानिंग में, एक्सरसाइज में आएगा और रिसर्च के लिए उपयोग आएगा। जलदूत ऐप किसका है ये? एक चीज ध्यान रखना, कौन से मिनिस्टर ने इसको जो है लॉन्च किया है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, ठीक। जल मंत्रालय ने नहीं किया है। यही बस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो खेल जाता है एग्जामिनर, आप इसको समझ नहीं पाते क्योंकि आप पढ़ते समय इस पर ध्यान नहीं देते। और मेरा बस एक ही ये मोटिव, एक मतलब कई मोटिव में ये मोटिव रहता है कि आपको बताता चलूँ कि कैसे कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। एवगास 111 यूनियन मिनिस्टर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लिमिटेड जो है उन्होंने इसको लॉन्च कर दिया। अभी तक क्या था, जो फ्लाइंग व्लाइंग के लिए जो भी हम पेट्रोल यूज़ करते हैं उसका ऑक्टेन लेवल जो है काफ़ी अच्छा होता है। जिस ऑक्टेन लेवल क्या होता है, मतलब जो पेट्रोल है उसकी गुणवत्ता नापनी है आपको, जितना ज़्यादा ऑक्टेन होगा उतनी अच्छी गुणवत्ता होती है। तो जो फ्लाइंग और उन सब के लिए जो है हमें हाई ऑक्टेन लेवल का चाहिए होता था पेट्रोल, और वो हम लोग अभी तक इम्पोर्ट करते थे अभी तक, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा। इंडियन ऑयल ने गुजरात में वडोदरा में खुद से भारत में ही अवगास 100 LL के लेवल का जो है पेट्रोल बनाने का जो है तरीका ढूंढ लिया है। आराम से वहाँ पे करेंगे। लॉन्च इवेंट यहाँ पे होस्ट किया गया इंडियन ऑयल के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, इंडियन कहाँ पे? गाजियाबाद में। और इंडियन एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, कॉमर्स, कंज्यूमर अफेयर्स होगा नहीं, सिविल एविएशन होगा ये। और आपका ऑफिशियल थे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो फ्लाइंग के लिए यूज़ होता है, इसीलिए वो लोग को भी होना यहाँ पे जरूरी था। गुजरात रिफाइनरी में यहाँ पर ये लोग जो है इसको करेंगे। अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो पड़ेगी क्योंकि हम लोग टोटली कर रहे थे, लेकिन अब हमने स्टार्ट कर लिया, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। आत्मनिर्भर भारत में ये डायमेंशन भी आप जोड़ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश नीति। ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है भैया कौन सी चीज़ें हमें एक्सपोर्ट करनी है, कौन सी चीज़ें इंपोर्ट करनी है, कितना उसको विनियमित करना है, रेगुलेट करना है, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए नीति बनाई जाती है। नीति बनाई गई थी 30 सितंबर 2022 तक के लिए, लेकिन अभी हालात ग्लोबली काफ़ी रिसेशन मंदी वाले हैं। वॉर भी चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में। रशिया और थोड़ा सा मोबिलाइजेशन कर रहा है अपने सोल्जर्स की, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए विदेश नीति, ये विदेश व्यापार नीति जो है इसको 6 महीने के लिए, और जो चल रही नीति उसी को बढ़ा दिया गया। नई नीति अभी नहीं लाई जा रही है क्योंकि ग्लोबली अनसर्टनिटी है। करेंसी भी बहुत वोलेटाइल है। इंडिया की करेंसी 81 के आसपास पर US डॉलर के होवर कर रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हालांकि ज़्यादा होने पर एक्सपोर्ट के लिए फ़ायदा होता है एक्सपोर्टर के लिए, लेकिन हम इंपोर्टिंग कंट्री हैं। हमारा 70 से 80% भैया फ्यूल, क्रूड ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर ये ज़्यादा रहा तो हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा, सीधी सी बात है। और भैया जब तेल आता है तो, और भारत में जो लॉजिस्टिक्स भी हैं वो ज़्यादातर डीजल के ट्रकों पर ही चलती है, तो इसलिए हर चीज़ जब सप्लाई चेन में महंगी हो जाएगी, क्योंकि एक रॉ इनपुट जो पड़ रहा है तेल का वो महंगा हो जाएगा, तो महंगाई और बढ़ेगी, ठीक। तो व्यापार नीति अभी 6 महीने के लिए और बढ़ा दी गई, जो है उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, कई सारे गुल्लक हैं, ठीक, उनका एक गुल्लक, ठीक, एक गुल्लक के अंदर कई सारे गुल्लक, तो फंड्स कई सारे स्टार्टअप के लिए है। अब ये क्या करता है, ये 2016 में लॉन्च किया गया था मोदी जी के द्वारा। और जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, वो इतना ध्यान रख लो, AIFs होते हैं कई सारे, उनको सपोर्ट करता है।
सपोर्ट करता है कि भैया कुछ पैसा हम लगाएंगे, तुम चिंता ना करो, हमारा पैसा लगा हुआ है, तुम निवेश करो स्टार्टअप्स में। तो ये चीज़ है। थोड़ा जुकाम हो रहा है, डोंट वरी। तो यहाँ पर जो है ये क्या करता है फंड ऑफ फंड्स, इसने 73,185 करोड़ रुपया जो है 88 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में लगाया। ठीक, ये कई सारे फंड्स हैं, उनका ये फंड है अकेला। ठीक, 24 सितंबर 2022 तक। और इसी के एवज में, ठीक, क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ भैया ये लोग भी पैसा लगा रहे हैं, जैसे होता है ना कि कई सारे दोस्त मिलके सब लोग पैसा लगाते हैं तो थोड़ा कंफर्मेशन रहता है। तो उसी प्रकार से AIF ने कितना 11,206 करोड़ रुपया जो है 720 स्टार्टअप में लगाया। ठीक, तो मेन काम यही है फंड ऑफ फंड्स का, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट AIF के द्वारा को बढ़ाने के लिए। ठीक, बाकी कौन है भाई साहब, इसकी जो फंड बनाया गया था इसका ये था कि इसमें कॉर्पस 10,000 करोड़ रुपए का होगा। 14 और 15वां जो फाइनेंस कमीशन साइकिल्स है 2016-20 और 2021-25 का, इसके बीच में बजट के द्वारा जो है कुछ आवंटन इसमें पैसे में किया जाएगा। और इसको सपोर्ट करेगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। ठीक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसको सेबी का भी सपोर्ट है। और ये जो स्टार्टअप, ये वाली फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, ये जो स्कीम है इसको चलाता संचालित कौन करता है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना। ठीक, तो ये स्कीम कौन चलाता है, सिडबी। 1 वीक 1 लैब कैंपेन। तो देखिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं जितेंद्र सिंह, जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी है CSIR के, उन्होंने अनाउंस किया है 1 वीक 1 लैब कैंपेन। अब आपको लग रहा होगा कि हर हफ्ते एक नई लैब बना दी जाएगी, कैसा लग रहा है क्या आपको? तो देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि एक कैंपेन है। कैंपेन मैंने आपको बताया क्या होता है, जागरूकता फैलाने के लिए एक मिशन या कैंपेन, मतलब जो है जागरूकता फैलाने के लिए ज़्यादातर बात होती है इसमें। ठीक, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू और इनोवेशंस जो हुए हैं 37 CSIR लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट के स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, तो उसको जो है दिखलाया जाएगा। हर एक लैब का हर हफ्ते में उठा के कैंपेन है कि जो भी उन्होंने भैया बढ़िया काम किया उसको दिखलाया जाएगा। CSIR क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आज़ादी से पहले 1942 में। एक स्वायत्त संस्था निकाय है और ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। DRDO नहीं है, CSIR सबसे बड़ी संस्था है। ठीक, तो चलिए MCQ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने MCQ वाली PDF पर। 28 सितंबर के MCQ हम लोग देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ये वाली PDF आपको मिलेगी करंट अफेयर क्विज MCQ नाम से एक टेलीग्राम चैनल हमारा, वहाँ पर। और ये PDF और MCQ रोज हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज़ के MCQ और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण MCQs आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। उस चैनल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसको उठा के कहाँ करते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन भी ढंग से दिखता रहे। चलिए यहाँ पे दिख रहा है सही से। तो देखिए ऐसा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का। ठीक है, तो ये आपका इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, इसमें 3 सैटेलाइट हैं जियो स्टेशनरी की। अब देखिए ये जो हमने पढ़ा उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हम लोगों ने कई सालों से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आपका MCQ लगाने से ये चीज़ें याद और इन्फॉर्मेशन ऐड भी हो जाए, याद भी हो जाए, इसके लिए है। एंड 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये पहला स्टेटमेंट जो है सही है। अच्छा, कोई ये बता पाएगा जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस में क्या जो है फ़र्क है? तो एक सिंपल फ़र्क ये बता देता हूँ। जियो स्टेशनरी ऐसा लगता है, आप धरती पर रहकर देखोगे कि ये हमेशा आपके सामने बिल्कुल स्थिर है, स्टेशनरी है। बट होता क्या है, जितनी तेज़ी से धरती घूमती है उतनी तेज़ी से ये भी घूमता है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो है स्टेशनरी है, बट होती नहीं है, घूम रही होती है। धरती भी घूम रही है, वो भी घूम रहा है सेम स्पीड से। वहीं जियो सिंक्रोनस जो होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, उसमें क्या है, एक तो आपका 37,000 किलोमीटर दूर रहता है, ये 36,786 किलोमीटर कुछ होता है। तो ये आपका सिंक्रोनस होता है, धरती जिस हिसाब से घूमती है ना उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक जगह से आपको ये नहीं रहेगा कि ये आपको स्थिर दिखाई दे। ये मेजर फर्क है दोनों के बीच में, ध्यान रखिएगा। 4 जियो सिंक्रोनस है, 3 जियो स्टेशनरी। और यहाँ पे ये कवर कितना करता है इंडिया और उसके अलावा 5500 नहीं 1500 करता है। इसीलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट है गलत, पहला स्टेटमेंट है सही। पूछा गया है सही कथन बताइए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा?
वन ओनली। ठीक, इस प्रकार से आपको करना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया कि गलत कथन चुने चीता के संबंध में। चीता भी पीता है। देखिए, द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ एशियाटिक चीता इज वल्नरेबल। भैया वल्नरेबल है एशियाटिक चीता का, ईरान में है। और कहाँ है बताओ? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, और गलत ही पूछा गया तो ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा कह रहा है भैया चीता मित्रों को मुख्य रूप से सरकार द्वारा स्थानीय आबादी को बड़ी बिल्लियों से परिचित कराने और संभावित संघर्षों को, ठीक होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, को कम करने के लिए शामिल किया गया है। एकदम है भैया, बहुत ही सही स्टेटमेंट है ये। ठीक, दूसरा सही है, इसलिए ये ऑप्शन में नहीं होना चाहिए क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया। तो यहां पर भी आंसर वन ओनली हो जाएगा। अगला जो स्टेटमेंट है काफी बढ़िया है ये क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल संबंधित है। देखिए, पूछा गया भारत के अटॉर्नी जनरल के संबंध में सही कथन चुने। तो अंडर आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड द अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस एंड एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर। एकदम डिट्टो भैया, छाप दिए हैं। ठीक, लेकिन एक चीज आपको यहां पर दिखा कि नहीं दिखा बताओ? आर्टिकल नंबर 76 में है ये, तभी मैंने आपसे कहा था आर्टिकल। अब देखो, ये आप पढ़ोगे पूरी चीज, लेकिन इस पे अगर ध्यान नहीं दिया तो आपका आते हुए भी गलत हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था आर्टिकल नंबर 88 में ही है, 88 में, ना कि 76 में। 76 में तो अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये पोस्ट है, उसके बारे में बताया गया कितना पारिश्रमिक होगा, कौन अपॉइंटमेंट करेगा, ये सब चीजें। लेकिन वो संसद में बैठेंगे लेकिन वोट नहीं कर सकते, ये सब आर्टिकल नंबर 88 में। अब ध्यान रहेगा ना, यही चीज होती है। दिमाग जो है बादाम खाने से नहीं आता है, ठोकर खाने से आता है। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर। तो ये क्या सही है कि नहीं है? अगर यहाँ पे एडवोकेट जनरल एकदम लिख देता तो क्या होता? गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पर सही है और करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा गया, पहला गलत हो गया था। ठीक, तो बी आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जलदूत ऐप। ठीक, तो जलदूत ऐप ग्राम रोजगार सहायक GRS को वर्ष में 2 बार सभी कुओं के जल स्तर को मापने में सक्षम करेगा। तो इसमें बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सच बताना बिल्कुल देख के कि पढ़कर कि जलदूत ऐप विल इनेबल ग्राम रोजगार सहायक टू मेजर द वाटर लेवल ऑफ ऑल वेल्स ट्वाइस अ ईयर। अब आपकी थोड़ी बत्ती जली होगी, ऑल नहीं है, सेलेक्टेड है मेरे भाई, सेलेक्टेड। ठीक है, ऑल अगर हो गया तो कुआं वो जाएगा ही नहीं यार। तो मतलब इतना काम मतलब ठीक है, जा भी सकता है, लेकिन यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं होगा, सेलेक्टेड होगा, ऑल नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, करेक्ट पूछा गया है। चलिए चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। द ऐप विल फैसिलिटेट पंचायत विद रोबस्ट डाटा विच कैन बी फर्दर यूज फॉर बेटर प्लानिंग ऑफ वर्क्स। बहुत जनरल सा स्टेटमेंट, एकदम सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट पूछा गया है, बी ओनली यानी कि 2 ओनली, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जुकाम सही हो जाए भगवान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। इसे स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था जो भारत के में सबसे बड़े अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में उभरा है। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोई दिक्कत है? बताइए सही है कि गलत है? ठीक है ना, पक्का? चलिए, पहला स्टेटमेंट सही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द 1 वीक 1 लैब कैंपेन इज टू शोकेस द टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू एंड इनोवेशन इन ईच ऑफ द 37 CSIR लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। 37 था क्या? जैसे एग्जाम में सोचते हैं ना वैसे ही, थोड़ी नौटंकी के साथ। हाँ 37। अगर मान लो आपको नहीं भी आ रहा तो पहला स्टेटमेंट तो सही है ना, तो एक ऑप्शन तो आपने बिल्कुल करेक्ट आपको पता है। तो अब इसमें से क्या है कि या तो ए होगा या फिर सी होगा, ऐसे तो होगा ना। ठीक, सेकेंड रीडिंग में आओगे तो आपको मान लो नहीं आता तब भी आप इसको करो। ठीक, या तो ए करो या सी करो, ऐसे आंसर यहाँ पे सी है, दूसरा भी सही है, लेकिन जरूर करना, ये मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। अगला है मानचित्र का क्वेश्चन, मैपिंग का क्वेश्चन है। विच
निम्नलिखित में से, अरे कहाँ जा रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? भारत की मानव निर्मित मतलब मानव ने बनाई है, मानव, ठीक है। तो देबर लेक है, राजसामंड लेक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है, सागर, सागर महासागर, महाराणा प्रताप सागर। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें, कौन सा जो है ये सही है? अब देखो ये होते हैं जीके टाइप के, मैपिंग करोगे तभी ये आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सी, गोली नहीं, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये इसका सही आंसर होगा, ठीक। और देखिए यहाँ पर सारे आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दिए गए हैं, और ये आखिरी में वाला आंसर भी सही है, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी? देखो फोटो भी है यार इसका, बेहतरीन। तो देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का नाम है करंट अफेयर क्विज एमसीक्यूज पे रोज जो है क्विज भी कराई जाती है, अलग अलग जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट का भी और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहते हैं, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरल स्टडीज पेपर मेंस। काफ़ी दिनों से जो है मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दे मतलब क्वेश्चन तो आप लोग को मिल रहे थे, आप लोग लिख नहीं रहे हो, वो आपकी कमी है। देखिए धीरे धीरे करते करते हम लोग 70वें क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। अगर किसी को लगता है ना, अगर मैं आपको 70 क्वेश्चन एक ही दिन में दे दूं ना, तो आप नहीं कर पाओगे, कभी छुओगे नहीं, ठीक, जैसा कि लोग करते हैं। लेकिन आपको संतुष्टि हो जाएगी, अरे 70 क्वेश्चन एक साथ दे दिए, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। आप एक एक करते जाओ, देखो धीरे धीरे 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, रोज आपका जो है फीडबैक भी आ रहा, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। इंप्रूवमेंट ऐसा ही होगा, टेस्ट सीरीज लगा लो, टाइम मैनेजमेंट करोगे खाली, और जैसे गलत शब्द लिखते हो वैसे लिखते रहोगे, सिंपल सी बात है, प्लेन एंड सिंपल। अगर करनी है इंप्रूवमेंट तो डेली करके आपको फीडबैक जितनी जल्दी मिलेगा उतना अच्छा रहेगा, अदरवाइज जो है इकट्ठा करते रहो जो भी कर रहे हो, ठीक। तो देखिए ये 28 सितंबर का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 2, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ये मैंने सब्जेक्ट अब लिखना स्टार्ट कर दिया, कई लोग कह रहे थे सर नहीं समझ में आ रहा, तो सिलेबस पढ़िए, उससे आपको फायदा काफी होगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 70, डिफरेंशिएट बिटवीन द अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। और ये क्वेश्चन आपके सब मैं यहीं से देता हूं, जो मैंने आपको पढ़ाया, ये पीडीएफ भी आपको फ्री मिल रही है, ये आपको वीडियो भी मिल रहा है, आपको जो है आंसर लिखना है। अगर आप पेड ग्रुप में हो तो मुझसे इवैल्यूएट कराओ, नहीं हो तो आपस में लिख के तैयारी करो। रोज इतना तो मटेरियल दिया जा रहा है कि आप तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो, कर सकते हो। सही चीज क्या है ये जानते हुए भी अगर नहीं करते हो तो आपकी गलती है। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बीच में अंतर स्पष्ट करें, ठीक। 150 शब्दों का ही है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत अच्छा है, बीपीएससी और बाकी जगह भी, पॉलिटी तो हर जगह ही पढ़ी जाती है, ठीक। मोटिवेशनल मैसेज देख लेते हैं। मोटिवेशनल मैसेज से पहले जरा ये समझा दूं आपको, देखिए इसकी डेट मैं अनाउंस करने वाला हूं 2023 का। हम फिर से जो है एक ग्रुप चालू करने वाले हैं, जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है अगस्त से, और 1 अगस्त से। तो कई लोग कहते हैं सर फिर से करवा दीजिए क्योंकि हमारा छूट गया। छूटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए स्टार्ट कर लेंगे। अक्टूबर में स्टार्ट करने का जो है मंथ में स्टार्ट हो जाएगा, टाइम बहुत है अभी से स्टार्ट करो। आखिरी में क्रैश कोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो, भले ही आप जो है कई बार से आपने दे रहे हो एग्जाम, अगर नहीं हो रहा है ना, उसी संबंधित आज मोटिवेशनल कोड भी है, अभी वो पढ़ता हूँ आपको। अगर आप कई बार दे रहे हो नहीं हो रहा, तब भी आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपकी प्रिपरेशन में कोई गलती है, जो एफर्ट आप अभी लगा रहे हो उसमें कोई ना कोई गलती है, ठीक। तो यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए है। और फीस कोई, देखिए आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। इनिशियली आपको 5,000 रुपये देने हैं इसमें बहुत मेहनत लग रही है। आपको रोज स्टडी प्लान मिलता है, रोज आपको जो है मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन कराया जाता है, एमसीक्यू इवैल्यूएशन कराया जाता है, लाइव डाउट डिस्कशन होता है, टेस्ट सीरीज इसमें प्रीलिम्स की पूरी है, 100 से ज़्यादा टेस्ट तो होंगे ही होंगे, ठीक। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, ठीक, जो बुक्स हैं उसके चैप्टर वाइज टेस्ट है, साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट हैं, मिक्स फुल लेंथ टेस्ट है, करंट अफेयर पीडीएफ, वो सारी चीज़ें आप लोग मिलेंगी। जो भी मिसलेनियस सब्जेक्ट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अपडेटेड मिलेगी विद प्रूफ रीडिंग, ठीक है ना। यहाँ पे वो नहीं है कि यूपी का पढ़ा रहे, यूपी में यूएन का बजट पढ़ा देते हैं कई लोग, समझ रहे हो, मतलब वो यूएन तक का पढ़ा, मतलब क्या है कि कॉपी पेस्ट भी करेंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे, कोई प्रूफ रीडिंग नहीं है, गलत सलत सब पढ़ाते रहते हैं। तो वैसा यहाँ पे नहीं होगा, गलतियां सबसे होती मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक उसको सही ही नहीं करते और मानते भी नहीं है। खैर, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें होंगी और बहुत ही कम पैसे में है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोग को पर्सनलाइज्ड
1-to-1 काउंसलिंग मेंटोरशिप चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा जो है आप कहीं पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप तैयारी करिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो और आपके डाउट पूरे ना करो तो उसके लिए भी हमारा पेड ग्रुप है, डाउट डिस्कशन स्टडी ग्रुप, ठीक है, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर का भी है, टेस्ट सीरीज भी कई लोग बोल रहे हैं तो टेस्ट सीरीज का भी अलग से मॉड्यूल मैं चालू कर दूंगा। बट मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि स्टडी प्लान रोज मिलना, सिर्फ आपको खाली क्या टास्क है कि वो स्टडी प्लान रोज पूरा करते चलो उस, और बहुत मिनिमल रहता है। आपको लग रहा होगा कि मिनिमल है, फाउंडेशन से तैयारी करते हैं और कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 5 बार टोटल कोर्स का रिवीजन होने के बाद और कई सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद आप एग्जाम में उतरोगे तो रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बजाय इसके कि आप जो है आखिरी में 15 दिन के जो है, कई लोग कहते हैं ना कि सिलेक्शन मटेरियल ले लो 15 दिन में हो जाएगा, खुद ही मैसेज बना के और टीम से बनवा के डलवाते हैं, ठीक। तो वो सब चीज़ों में समझो बात को, जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसको करो। 2 महीने भी समझ सकते हैं, 15 दिन में बेवकूफ़ बन जाते हो यार। खैर आपका जो है आपका समय है, समय ज़्यादा चीज़ है, पैसा तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, समय वही निकल जाता है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पेमेंट डिटेल्स आपके सामने, फिर भी कोई डाउट है 9650347272 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि जो आप लोग कई बार आप लोग दे भी चुके हो और उसके बावजूद भी आपका नहीं अगर हो रहा है तो आप लोग में कुछ पढ़ाई में प्रिपरेशन में गलती तो है, ठीक है, तो ये चीज़ है। और जो लोग नहीं बिल्कुल फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो भैया बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि वो लोग इसको ज्वाइन करें। तो आज का कोट यही कहता है, यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं, यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। बात समझ में आए तो जो है 9650347272 हमारा नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी समझ में आए उतनी जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं। डेट टेस्ट सीरीज की और नए बैच 2023 की जल्दी ही आप लोग को बता दी जाएगी। फिलहाल यूपी पीसीएस मेंस 2022 चल रहा है, हिंदी पेपर ऐसे पेपर का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस दे दिया है, यूपीएससी का मैं नहीं दे पाया था बिकॉज आई वॉज बिजी समवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी मैं दे दूंगा समय रहते हुए, ठीक। और लगातार जो है जो मैंने पिछले साल आप लोगों को यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम से पहले टॉपिक लिस्ट दी थी, उस पर लगातार कंटेंट में बना रहा हूँ। अपडेटेड वाला लास्ट में वो डेटा वाला जो होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो और जो है वो आपको सारा पूरा टॉपिक हम लोग को यहाँ पर आपके चैनल पे मिल जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल सारी चीज़ें आप लोग के लिए कर रहे हैं और बस आप लोग सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट जरूर करिए आंसर्स को। और अगर संगठित तरीके से गुणवत्तापूर्ण फुल क्वालिटी के साथ पढ़ना चाहते हैं तो 9650347272 पे हमसे कांटेक्ट करके यूपीएससी और यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए तैयारी करिए, साथ में तैयार होइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।